हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है लैंगिक असमानता को चुनौती देने या लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने में जाति की लैंगिक भूमिका। अर्थात लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने में जाति की क्या भूमिका होती है और किस तरह से जाति ही लैंगिक समानता को सुदृढ़ भी कर सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में जाति व्यवस्था चलती आ रही है। यह भारतीय समाज का मुख्य आधार रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। और इसी के आधार पर लोगों के कार्य, उनके व्यवहार, समाज में उनके स्थान एवं उनकी भूमिका का निर्धारण किया जाता रहा है। जैसे प्राचीन काल में था, वैदिक काल में, कि जो बच्चा जिस जाति में जन्म लेता था वो उसी समाज का सदस्य, उसी जाति का सदस्य माना जाता था। अर्थात जन्म से जाति का निर्धारण होता था। स्वतंत्रता के पश्चात भी जाति के आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति सामान्य जाति के समकक्ष आ सके। इसके बावजूद भी जाति के आधार पर महिलाओं एवं बालिकाओं को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैदिक काल 4 भागों में बटा था और जो सबसे निचला भाग था, जिन्हें कि अनुसूचित जाति कहा जाता है, इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसलिए ये समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गए और उसी समय से सामाजिक भेदभाव होता रहा। इसके साथ साथ महिलाओं को भी उस समय शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो महिलाएं भी वंचित वर्ग में रह गई। और अब इन वर्गों को विशेष आरक्षण देकर सामान्य वर्ग के साथ मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई सारी चुनौतियां जाति के आधार पर देखने को मिलती है, लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। तो आइए अब देखते हैं कि जाति में लैंगिकता से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। समाज में लैंगिकता से संबंधित जो सबसे पहली चुनौती है वह है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां। तो जो भी इस पर शोध हुए हैं उनसे प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जनजाति एवं जनजातीय समाज में लड़कियों की शिक्षा में कोई विशेष रुचि नहीं ली जाती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज में बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बालकों की तुलना में बहुत ही निम्न है। उसी प्रकार से देखेंगे कि जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय समाज में भी अधिकांश घरों में लड़कियों को बहुत अधिक पढ़ाना उचित नहीं समझा जाता, या बहुत अधिक पढ़ाना वो जरूरी नहीं समझते हैं, या फिर अगर लड़कियां पढ़ भी गई तो वो घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की इजाज़त नहीं देते हैं। नंबर 2 है कार्य क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज में ऐसा देखा गया है कि अक्सर पुरुष वर्ग स्वयं कार्य नहीं करना चाहते हैं और स्त्रियों को घर के साथ साथ बाहरी कार्य भी करने पड़ते हैं। अब जनजातीय समाज में देखिएगा कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ही सशक्त हैं, सक्रिय हैं। वो घर का सारा जो भार होता है वो खुद ही संभालती हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, माता पिता के व्यवहार से संबंधित चुनौतियाँ। तो अनेक जातियों में अभिभावक अपने बालक को तो विकसित होने का पूर्ण अवसर देते हैं और उनकी प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक मांग को वो पूरी करते हैं, किंतु वहीं पर बेटियों के साथ वो भेदभाव करते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज में लड़कियों को घर का कार्य करने पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। इन्हें आरक्षण दिया गया शिक्षा एवं नौकरी में, इसके बावजूद भी शिक्षा एवं नौकरी के क्षेत्र में अभी भी इन जाति के महिलाओं की स्थिति शोचनीय है। सरकार द्वारा आरक्षण देने के बावजूद, साथ साथ सुविधाएं और सहायता देने के बावजूद भी शिक्षा एवं नौकरी में अभी भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। और नौकरियों में ज़्यादातर आप देखेंगे जो 3rd 4th ग्रेड है उसमें जनजाति महिलाएं ही होती हैं। नंबर 4 है अधिकार से संबंधित चुनौतियाँ। समाज में जाति भेदभाव तो पहले से ही है, प्राचीन काल से ही है, किंतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के अधिकारों का शोषण भी होता है। इनसे अधिक कार्य लिया जाता है, कम पैसे दिए जाते हैं और विरोध करने पर अपमान एवं उत्पीड़न ही प्राप्त होता है। इनके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार भी होता है। जैसे कि साधारणतः देखने को मिलता है कि जो जनजाति महिलाएं हैं वो रेजा के रूप में अत्यधिक कार्यरत है या फिर घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत है।
जहां उनका मानसिक शारीरिक शोषण भी होता है और कई बार तो उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी भी ये महिलाएं लैंगिक दुर्व्यवहार एवं शोषण का शिकार हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, कर्तव्य से संबंधित चुनौतियां। अनुसूचित जाति एवं जनजाति में महिलाएं अभी भी परंपरागत कार्य को संभालती हैं, जिससे समाज में उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है। साथ ही इन्हें पुरुष की अपेक्षा अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। मजदूरी करने वाली जातियों में सबसे अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएं ही शामिल है। जैसे कि अभी भी जो इनका परंपरागत व्यवसाय है वो महिलाएं कर रही हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है और उनकी समाज में जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जो उनको मान मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, लोगों के द्वारा वैसा नहीं होता है और घर में भी इन्हें पुरुषों के अधीन। नेक्स्ट है नंबर 6, परंपरा से संबंधित चुनौतियां। तो जैसा कि अभी मैंने बात की कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज में महिलाएं, उन्हें स्वतंत्रता तो है बाहर कार्य करने की, लेकिन ये पुरुष के अधीन ही रहती हैं और इन्हें किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं होती। उसी प्रकार से उच्च जातियां में भी महिलाओं को पुरुष के अधीन ही रहना पड़ता है। इन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। घर के पुरुष या बड़े जो निर्णय लेते हैं वही इन्हें मानना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उच्च वर्ग के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। शहरों में तो फिर भी भेदभाव कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो अभी भी अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं उच्च जाति के लोगों के समक्ष बराबर पर नहीं बैठ सकती हैं। जैसे कि अगर उच्च जाति की महिला कुर्सी पे बैठी है या पलंग पे बैठी है तो ये लोग नीचे बैठते हैं, या अगर इन्हें चाय पानी दिया जाता है तो ये खुद अपना पिया बर्तन धोकर तब जाते हैं। तो इस तरह से भेदभाव अभी भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज़्यादा है। नेक्स्ट है निर्णय लेने से संबंधित चुनौतियाँ। तो अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग में महिलाओं को घर में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में शामिल नहीं किया जाता है और न ही उनको निर्णय करने से संबंधित कोई अधिकार दिए जाते हैं। उन्हें पुरुष के निर्णय को ही स्वीकार करना होता है। सामान्य जाति में भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता। वे पुरुषों के शोषण एवं उत्पीड़न का भी विरोध नहीं कर सकती हैं। और ऐसे तो देखा जाए तो समाज की सभी जातियों में महिला उत्पीड़न है ही, चाहे वो उच्च जाति के हो, निम्न जाति के हो, या फिर वो धनी वर्ग के हो, मध्यम वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो। हर जगह पुरुषों का ही दबदबा रहता है और वही घर के मुखिया होते हैं। उनके निर्णय ही लगभग अधिकतर घरों में मान्य होते हैं। अब इसका क्या समाधान है, इसे हम संक्षिप्त में समझते हैं। तो नंबर 1 है पुरुषों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। जब तक पुरुष ये समझते रहेंगे कि महिलाओं को दबा के रखना ये हमारे अधीन है और उनके प्रति अपने सोच में, विचार में पवित्रता नहीं लाएंगे, तब तक ये लैंगिक विभेद या लैंगिकता से संबंधित समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। तो सबसे पहले उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। नंबर 2 है पुरुष वर्ग द्वारा महिलाओं को अपने समकक्ष समझना। अर्थात जैसे हमारे धर्म में कहा जाता है ना कि महिलाएं अर्धांगिनी होती हैं, या फिर दोनों परिवार रूपी रथ के पहिए हैं, तो बराबर है, पहिया बराबर रहेगा तभी तो घर अच्छे से चलेगा। या फिर पहिया, एक गाड़ी का पहिया ऐसा हो कि उसमें हवा नहीं है, एक में हवा भरा है, तो गाड़ी नहीं चल पाती है। तो ये समझना होगा पुरुष वर्ग को भी कि महिलाएं भी उनके समकक्ष ही हैं, उन्हें भी बराबर का अधिकार, मान सम्मान देना है। थर्ड है पुरुष एवं महिला दोनों को शिक्षित एवं जागरूक बनाना। तो जागरूक होने के लिए तो शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जागरूकता आ सकती है। नंबर 4 है पुरुष एवं महिला दोनों को अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान देना। दोनों को ये ज्ञान होना चाहिए कि एक मानव होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते उन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या नहीं करना चाहिए जो कि समाज के लिए अहितकर है, उनके परिवार के लिए अहितकर है। नंबर 5 है महिलाओं की सोच को सकारात्मक बनाना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर में भी भेदभाव माएँ ही करती हैं अपने बेटे बेटियों में, वही लड़की के ससुराल में भी महिलाओं को सताने में सास या जेठानी या ननद का ही हाथ होता है। चाहे किसी भी बात को लेकर अगर घर की सभी महिलाएं मिलके आपस में रहें और ये सोचे कि एक दूसरे को तंग नहीं करना है बल्कि मिलके हमें रहना है, तो अगर इस तरह का सोच सकारात्मक हो जाए
घरेलू हिंसा और महिलाओं के शोषण उत्पीड़न की समस्या बहुत हद तक ऐसे ही कम हो जाएगी। नंबर 6 है महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। तो महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ही आवश्यक है, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कई बार महिलाओं को दहेज के कारण या फिर बेटा नहीं होने के कारण भी घर से निकाल दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो अगर वो पढ़ लिख लेंगे, आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, तो अगर उनका परिवार या पति द्वारा उनका परित्याग भी कर दिया जाए तो वो अपना जीवन जो है वो मान सम्मान के साथ गुजार सकती हैं। और अंत में है मद्यपान निषेध। तो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है, अब तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो मद्यपान है ये समाज में बढ़ता ही जा रहा है और अब तो लड़कियां एवं महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं। और जब इंसान नशे में होता है तो उसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। कई बार आप देखेंगे या फिर हम सुनते भी हैं कि या पेपर में भी आप पढ़ते हैं कि पति शराब पी कर आया और पत्नी के साथ मारपीट किया। कभी कभी मारपीट में महिला की जान भी चली जाती। तो ये चाहे कोई भी जाति हो, उसकी सबसे बड़ी बुराई है कि बहुत सारे लोग मद्यपान करते हैं और उसी अवस्था में वो कई सारे दुष्कर्म करने लगते हैं। तो सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस प्रकार से हम अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान दें, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं, एक दूसरे को सम्मान दें, तो लिंग विभेद जैसी समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन सबसे अधिक जरूरी है कि एक महिला दूसरी महिला का सम्मान करे, तब ही पुरुष भी उनका सम्मान करेंगे और लिंग विभेद की जो समस्या है इसका समाधान निकाला जा सकता है, इसे दूर किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।